गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके शोल्डर पेन का असली कारण क्या है? आप बिल्कुल जानना चाहते हैं, तभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम शोल्डर पेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। शोल्डर पेन कई कारणों से हो सकता है, बट हम आज बेसिक 3 कारणों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, दूसरा है रोटेटर कफ टेयर और तीसरा है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, या आप इम्पिंजमेंट बोल सकते हैं। सो ये 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर आपको लिगामेंट इंजरी है, लेब्रल टेयर है, बैंकार्ट हो, हिल्स एक्स हो, या फिर और भी बहुत सारे ईसी जॉइंट अर्थराइटिस हो, या आप देखें फ्रोजन शोल्डर हो, ये सारे कंडीशन में भी आपको शोल्डर में पेन होगा। बट मैं स्पेसिफिकली ये 3 चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग आज देखेंगे। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मेरा वो आई गेस 15-16 मिनट्स का एक वीडियो है, जिसमें फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या कॉजेस हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, आप एक्सरसाइज कौन कौन सी स्पेसिफिक करते हैं, डाइट क्या है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है। बेसिकली अगर हम बात करें, पहली बात करें रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस की। रोटेटर कफ, बार बार हम रोटेटर कफ बोल रहे हैं। अब रोटेटर कफ एग्जैक्टली होता क्या है? हमारा जो ये शोल्डर जॉइंट है, ये एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, बहुत सारे जॉइंट से मिलकर बना हुआ है। बट हम आज सिर्फ इस एरिया को फोकस करते हैं। तो हमारा जो हाथ का हड्डी है, इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, और पीछे हमारा एक हड्डी है जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं। ये दोनों मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं। जनरली अगर आप हिप जॉइंट देखें तो यहाँ पे मेरे पास हिप जॉइंट का मॉडल है। तो ये जो सॉकेट होता है हिप में, जिसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं, उसका सॉकेट बड़ा होता है। हमारे जो जांघ की हड्डी है उसको हम फीमर बोलते हैं, और उसका जो हेड है उसको हम फ्यूमरल हेड बोलते हैं। तो ये जो एसिटाबुलम है, उसके सॉकेट में वो प्रॉपरली ऐसे बैठ जाता है। बट अगर आप शोल्डर की बात करें तो उसका सॉकेट छोटा होता है और ये बॉल बड़ा होता है, तो वो पूरी तरह अंदर नहीं बैठता, थोड़ा बाहर बैठता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए 4 मेन मसल्स होती हैं जो उसको जॉइंट में पकड़ के रखती हैं। उसको रोटेटर कफ मसल बोलते हैं। तो उसमें ये जो 4 मसल्स हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस हमारा हाथ 15 से 30 डिग्री उठाने में हेल्प करता है। इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर हमारे ये सारे मूवमेंट्स करने में हेल्प करता है। और जो सबस्कैपुलरिस है, जो आगे की तरफ होता है, वो पीछे ले जाने में हेल्प करता है। जैसे मोस्ट कॉमनली जो इंजर्ड होता है, आप कोई एक्टिविटी करने में, बेसिक अगर समझो आप कुछ ओवरहेड एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप डस्टिंग कर रहे हो, तभी भी आपको कभी कभी पेन आ जाता है। कभी कभी ज़ोर से आपने बॉल थ्रो की, उसकी वजह से आ जाता है। आप रैकेट स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उसमें आपको पेन आ जाता है। कभी कभी आप वो पर्टिकुलर साइड में सो जाते हो, उसकी वजह से भी आप पेन कंप्लेन करते हो। तो बहुत सारे कॉजेस होते हैं इसके, बहुत सारे ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। तो मल्टीपल कॉजेस हैं और भी बहुत सारे हैं। आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है वो डायग्नोज करने के लिए एक तरह से एक्सपर्ट के पास, एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर आप वो चीज़ डायग्नोज करा सकते हैं। हर एक पेन में आप सेम ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। आप मेडिसिन ले सकते हो, आप अपने फिजिशियन से, जनरल प्रैक्टिशनर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से, बट वो आपको जस्ट पेन रिलीफ देगा। बट अगर वो चीज़ 3 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स तक रह गया, या मोर देन 3 मंथ्स तक वो पेन जा ही नहीं रहा है, समझिए, तो डेफिनेटली वो एक कंसर्न है। तो बेटर रहेगा कि आप पहले ही डायग्नोज करके उसको अच्छे से ट्रीट कर लें। जो अगर हम रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस की बात करें, तो जैसे कि मैंने सारी मूवमेंट्स बताई कि आप ओवरहेड जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर किसी वजह से आपका जो टॉप पे जो मसल है सुप्रास्पाइनेटस, वो इन्वॉल्व हो गया, तो वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसको हम रोटेटर कफ में जो चारों मसल्स हैं, मोस्ट कॉमनली आप सुप्रास्पाइनेटस को देखें तो आप एमआरआई में भी देखें तो मोस्टली ऐसा लिखा होता है सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, मतलब आपका जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है उसके टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो गया है। वो उसमें आपको क्या होगा, आपको बेसिकली पिन पॉइंट पेन होगा। आपको ना पेन नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, आपको वो पर्टिकुलर जगह में ही पेन होगा। कभी कभी किसी को सूजन भी होता है, वार्म फील होता है, मतलब हल्का फुल्का गर्म फील होता है,
और ओवरहेड मूवमेंट्स में डिफ़िकल्टी होती है। अगर आप कोई वज़न वाली चीज़ें उठाएं तो उसमें और तकलीफ़ बढ़ती है। तो उसमें आपका मूवमेंट इतना कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आपका जकड़न वगैरह ज़्यादा फील नहीं होगा, बट मेनली आपको पेन होगा। बट आपने अगर वो उसको इग्नोर किया तो आगे जाके और इश्यूज़ हो सकते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे करें? अगर आपको वो पिन पॉइंट पेन है, हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, दबाने में उसको वहाँ दुख रहा है, तो आप वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही दुखना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वो चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वही हो, बट वो हो सकती है। फिर हम उसको कुछ टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट, जिसको एम्प्टी कैन टेस्ट बोलते हैं, मतलब हम पेशेंट्स को ऐसे करने बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जोब टेस्ट भी है। आप इसको रेजिस्टेंस देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं ऊपर की तरफ लो। अगर उस एरिया में पेन उनका एग्रीवेट हो रहा है, सो वो टेस्ट पॉजिटिव है सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस के लिए। तो ऐसे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि वो आपको है कि नहीं। दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों, रोटेटर कफ टेयर। रोटेटर कफ टेयर की अगर हम बात करें तो अगर जो इंजरी है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, ये समझिए आप उसको इग्नोर कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, और उससे कंटिन्यूसली उससे वर्कलोड उसका बढ़ा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, या जो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो जो टेंडन में इन्फ्लेमेशन था वो धीरे 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 बढ़ रहा है। या फिर आप समझिए टेंडन का जो टेयर था ग्रेड 1 में वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में चले गया। सो क्या होगा, उस कंडीशन में आपको हाथ एक्टिवली उठा नहीं पाएंगे, आप उस हाथ अपने हाथ को उठा नहीं पाएंगे। अगर आपको रोटेटर कफ टेयर है जहाँ पर 70-80% टेयर है, वहाँ पे आपको हाथ उठाने में बहुत दिक्कत होगी, एक्टिवली आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे हाथ से उठाना चाहेंगे तो वो उठ जाएगा, या कोई और उठाएगा उठ जाएगा, लेकिन आपसे वो हाथ नहीं उठेगा। उसके लिए एक टेस्ट होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप हाथ दोनों ऐसे रखिए और कम से कम 30 सेकंड रोकिए। तो एक्टिवली तो उठा नहीं पा रहे हैं, हम पैसिवली उठा के यहाँ पे रोक देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं रोकिए। बट वो अगर क्योंकि वो टेयर है मसल्स में, तो वो मसल्स तो फंक्शन नहीं कर रही है, तो धीरे 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 वो हाथ अपने आप नीचे आने लग जाता है। सो हम इसको ड्रॉप आर्म टेस्ट बोलते हैं। तो वो बताता है कि आपको रोटेटर कफ टेयर है कि नहीं है। तीसरा जो कंडीशन है फ्रेंड्स, उसको हम इम्पिंजमेंट बोलते हैं। इम्पिंजमेंट में क्या होता है? इम्पिंजमेंट में बेसिकली अगर आप देखें, सो हमारा जो रोटेटर कफ मसल्स है या फिर ग्लेनोइड कैविटी और हमारा जो ह्यूमरल हेड है, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, इसलिए हमारा हर एंगल में मूवमेंट प्रॉपर होता है। बट धीरे धीरे कोई पुरानी कंडीशन है, इम्पिंजमेंट जनरली आप देखोगे तो 2-3 महीने के बाद ही दिखता है इंजरी के बाद। सो उसमें जो रोटेटर कफ टेंडेंस है धीरे धीरे थिक होने लगते हैं और हमारा जो ह्यूमरस है थोड़ा एलिवेटेड रहता है, तो जो स्पेस है जहाँ पे हमारा शोल्डर मूव होता है वो रिड्यूस हो जाता है। स्पेस रिडक्शन की वजह से जब आप एक पर्टिकुलर एंगल में मूवमेंट लेके जाते हैं तो वहाँ पे हिट होता है, तो उसको इम्पिंज बोलते हैं, इम्पिंजमेंट बोलते हैं, वो घिसता है उसके साथ। तो उसके लिए हम 2 टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि वो है कि नहीं। एक है हॉकिंस कैनेडी टेस्ट, हम पेशेंट को इस एंगल में हाथ रखते हैं, शोल्डर और एल्बो 90 डिग्री, और नीचे प्रेस करते हैं। सो अगर क्योंकि ये मूवमेंट इंटरनल रोटेशन हो रही है, तो वो इम्पिंजमेंट एक तरह से वो सिम्टम हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चेक करने के लिए वही है कि कुछ और है। तो जब हम इस तरह से पुश करते हैं तो आपका पेन रिप्रोड्यूस होता है, पेन बढ़ जाता है। सो वो एक टेस्ट है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा एक टेस्ट है नील्स इम्पिंजमेंट टेस्ट। उसमें हम फिर से अपने हाथ को ऐसे इंटरनली रोटेट करते हैं और धीरे 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 ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। आपको रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस है या रोटेटर कफ टेयर है या इम्पिंजमेंट है, उसमें जो हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, मतलब शोल्डर के मसल को एक्टिवेट करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। उसमें क्या करना है, आपको मुट्ठी बनानी है और दीवार को आपको पुश करना है। एक तरह से समझिए आप मुट्ठी से दीवार को धक्का मार रहे हैं, पुश करना है आपको। ये वाले जगह पे आपका जो डेल्टॉइड मसल है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ना है। ऐसे 10 दफ़ा करना है। फिर आपको साइडवेज खड़े होना है और फिर साइड से पुश करना है। आपका एल्बो एकदम स्ट्रेट रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा होके भी सेम आपको आपके हाथ को पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
और फिर बाहर की तरफ भी पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आपको टेंडिनाइटिस और इम्पिंजमेंट है तो उस कंडीशन में आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको सेमी सर्कल बनाना है अफेक्टेड हैंड से। हो सकता है कि जो आपका टेयर वाला हाथ हो वो गिर जाए, क्योंकि उस मसल में वहाँ पावर नहीं है, तो आप दूसरे हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे असिस्टेड मूवमेंट करा सकते हैं, कुछ इस तरह से। आपको दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर लेना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जाकर 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 5। पुश करना है, इसको प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज बोलते हैं। और धीरे धीरे आपको लेटर आई बनाना है। 1 2 ऐसे 10 बार करना है, फिर छोड़ना है प्रेशर, फिर पुश करना है, फिर माइनस साइन बनानी है। 1 2 3 ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको पुश करना है, क्लॉकवाइज करना है। 1 2 3 इसको 10 बार करना है। फिर पुश करके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करनी है। रिलैक्स। बस।